दुनिया का सारा कचरा अचानक से चीन क्यों खरीद रहा है? कैसे चाइना के एक फैसले से बर्बाद हो सकती है दुनिया? दुनिया भर में खबर वायरल हो रही है। काफी समय से पूरी दुनिया से निकलने वाले कचरे को चीन धड़ाधड़ खरीद रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का कचरा चीन पहुंच रहा है। लेकिन क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल से पहले आपको यह बता दें कि चीन के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसी परेशानी जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने वाला कचरा आखिर जाता कहाँ है? आप में से कई लोग यही कहेंगे कि कचरा रिसाइकल होता है। सही भी है, बिल्कुल रिसाइकल होता है। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर कौन इस कचरे को रिसाइकल करता है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकलिंग प्लांट को चलाती है? सोच कर देखिए कि पूरी दुनिया का कचरा आखिर कहाँ जाता होगा। कहाँ पर इतने बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए होंगे? शायद ये एक ऐसा जवाब है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्योंकि दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब आपके घर से निकलने वाला कचरा शायद अब रिसाइकल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको 15-20 साल पीछे चलना होगा। जिस तरह से आज पूरी दुनिया ये पूछ रही है उनके घर से निकलने वाले कचरे को कौन रिसाइकल करेगा, आज से कुछ साल पहले भी यही सवाल लोगों के मन में उठा था। उस वक्त कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था और इसे शुरू भी किया था। गली मोहल्लों में अलग अलग रंग के डस्टबिन लगाए गए। लोगों को जागरूक किया गया कि उन्हें कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कमर्शियल एड्स भी चलाए गए, टेलीविजन पर, रेडियो पर और हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद जब सारा का सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था, तब इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, जहां पर कर्मचारी फिर से इस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें टीन टब पर अलग करते थे। इसके बाद कचरे का ढेर एक हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। फिर दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां कचरे को रिसाइकल करने के लिए इस कचरे को खरीदती थी। लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। वैल्यू तब आई जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त तक वो बहुत सारा रॉ मटेरियल बाकी देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे कचरे में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिखाई देने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसके मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना किस तरह से पूरा होगा। चीन अब रिसाइकलिंग के धंधे में उतर चुका था। चीन में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए, इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीदने लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चीन के पास पहुंचने लगे, क्योंकि चीन इस कचरे के अच्छे दाम भी देता था। वही कचरे को रिसाइकल करके उसके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। चीन ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि चीन में लेबर बहुत सस्ता था, वर्कर की वहां पर कोई कमी नहीं थी। इस वजह से कम लागत लगाकर चीन कचरे को रिसाइकल करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने में लग गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा अब चीन के पास पहुंचने लगा था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2016 में अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने 7 मिलियन टन कचरा चीन में रिसाइकल करने के लिए भेजा था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। अब चीन जिस पानी के जहाज से अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचता था, उसी पानी के जहाज से वो उस देश का कचरा वापस चीन लेकर जाता था। इसके बाद फिर उसके फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते थे और इसे फिर से चीन बेचता था दूसरे देशों को। चीन दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था। इस तरह से चीन ने पैसा तो बनाया, साथ ही साथ उसने अपने प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर भी कर लिया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकल करने का काम करते थे, लेकिन चीन के आते ही बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट्स बंद हो गए थे। क्योंकि पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्होंने कभी भी रिसाइकलिंग के लिए कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाया था। ये लोग हमेशा छोटे स्तर पर ही काम करते आ रहे थे। इन सारी बातों से आप खुद ही समझ सकते हैं कि चीन पूरी दुनिया के कचरे को किस तरह से हैंडल कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जिऊ लियांग वांग ने इस रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना। आपको यकीन नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्री ने बिलियन डॉलर्स की इस रिसाइकलिंग की दुनिया को खाक में मिलाकर रख दिया। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को दिखाया गया था जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चीन के इस रिसाइकलिंग प्लांट का असली सच उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था।
कि वहां के हालात कितने ज्यादा खतरनाक और भयावह है। नाम याद कर लीजिए डॉक्यूमेंट्री का, प्लास्टिक चाइना। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दी। लोगों ने जब वहां की तस्वीरों को देखा उनके दिल दहल गए। इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन चीन में इसे बैन कर दिया गया क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि उसके देश की बदनामी हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसाइकलिंग की दुनिया के काले सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में एक आवाज उठी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बहुत बदनामी होने लगी। आखिरकार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने इस रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की कि अब वो दुनिया भर से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे। इसमें वुड, कॉटन, पेपर और प्लास्टिक भी शामिल था। चाइना ने अपने इस फैसले को ऑपरेशन नेशनल सोर्ड का नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चाइना का यह कहना था कि अब वो कुछ ही मात्रा में दुनिया भर के कचरे को रिसाइकल करेगा। वही चीन का जितना भी कचरा है वो सिर्फ चीन में रिसाइकल होगा, जिससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया था ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उनके लोगों की रक्षा की जा सके, क्योंकि इस प्लांट की वजह से एयर क्वालिटी खराब हो चुकी थी। चीन की लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेरने लगी थी। चीन का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था। लेकिन अचानक हुए इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस कचरे को चीन $300 में खरीदता था, उस कचरे की कीमत अब सिर्फ $40 रह गई थी। इसके साथ साथ चीन ने यह भी कहा कि जो भी कचरा अब उनके यहाँ रिसाइकल होने के लिए आएगा वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो चीन दोबारा उस देश के कचरे को अपने यहाँ रिसाइकल करने के लिए नहीं लाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद से आज पूरी दुनिया में ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को नया काम भी मिल गया है। अब दुनिया भर का सारा कचरा पहले मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता है, उसके बाद उसे चीन भेजा जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसे कचरे को भेजा जाता है जिससे चीन के वातावरण को नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आज कचरे को साफ करने के प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़े हो चुकी है। दुनिया भर में इतना कचरा है कि उसे रिसाइकल करना इतना आसान नहीं है। चीन के हाथ खींचने के बाद पूरी दुनिया में ऐसी और कोई जगह नहीं जहां पर इतने सारे कचरे को रिसाइकल किया जा सके, क्योंकि चीन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने के बाद किसी भी देश में कभी भी कोई बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट नहीं बनाया गया। इस वजह से आज पूरी दुनिया पर ट्रैश क्राइसिस शुरू हो चुका है। फिर से वही सवाल सामने आया है जो 20 साल पहले सामने आया था कि अब उनके कचरे को कौन रिसाइकल करेगा। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे देश प्लास्टिक को बैन करने में लगे हुए हैं। भारत में भी प्लास्टिक बैन किया जा रहा था, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट ना होने के कारण आज भी ये चलन में है। आज भी आपको बड़ी आसानी से प्लास्टिक की थैलियां देखने को मिल जाएंगी। कनाडा जैसे देशों में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने के लिए कई तरह के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इतना कुछ काफी नहीं है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कचरे की समस्या तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो कई देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी देश चीन से भी बेहतर रिसाइकलिंग प्लांट को एस्टैब्लिश करता है, एक ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट बनाता है जो पूरी तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो यकीन मानिए उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत में ऐसे रिसाइकलिंग प्लांट का आविष्कार होना चाहिए जो पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो? सोच कर देखिए कि इस तरह के प्लांट से कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।